अब तक हम लोगों ने अध्ययन किया था कि मूल बल क्या होते हैं, मूल बल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे उसके बाद भौतिक नियमों की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ लाइट फिजिकल लॉ। इसमें देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो भौतिक घटनाओं परिघटनाओं में होता है, भौतिक परिघटनाओं में कुछ छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी चीज़ों तक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब उसमें एक ही विधियाँ, उनकी अलग अलग विधियाँ होती हैं, अलग अलग क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। तो अलग विधियों के अलग उपकरण के लिए हम जो है यहाँ पे देखेंगे उपकरण के लिए, तो हम आगे जो है चल करके फिजिक्स के क्लास में पूरा देखेंगे कि अलग अलग उपकरण जैसे नापने के लिए और अलग अलग जो है मात्रक उसके अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम जो देखेंगे कि उसके जो है सिद्धांत क्या है, विधियाँ क्या है। वैसे तो फिजिक्स में दो ही प्रकार की विधियाँ हैं ना। पहली विधि क्या है, पहली विधि हमारी जो है अर्थात इसको बोल सकते हैं एकीकरण सिद्धांत। फिजिक्स के लिए एकीकरण सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत में क्या होता है, एकीकरण सिद्धांत में होता है कि अलग अलग बहुत सारे खंड हैं, मतलब इनकी क्या है, बहुत सारी अलग अलग व्याख्या है। जैसे हम क्या करते हैं कि पूरे नियम मान लेते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, यह बराबर क्या है, यह बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन पढ़ेगा। यहाँ m1 m2 दो द्रव्यमान है, उनके बीच लगने वाला क्या है, फोर्स। तो ये छोटे कणों से लेकर के ग्रहों के पिंडों तक यह क्या होता है, कार्य करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो यह है वह छोटे भागों से लेकर के एक ही नियम के द्वारा पूरे का व्याख्या होता है। मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक वही सिद्धांत का एकीकरण का सिद्धांत। और हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे कूलाम का नियम है, फैराडे का नियम है, लॉरेंट, मतलब हम विद्युत में जो पढ़े हैं, चुंबकीय में जो पढ़े हैं, ये सारे फैराडे के नियम, सारे गुणों को, सारे जो नियम आए थे उनको मिला करके मैक्सवेल ने एक नियम बना दिया। मैक्सवेल ने केवल चार पूरी व्याख्या को चार ही नियमों से एक कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जितनी व्याख्याएं थी सबको एक कर दिया। इससे यही हुआ कि क्या होता है कि हमको बहुत सारा पढ़ना है, परिघटनाएं बहुत सारी हैं, सभी परिघटनाओं को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। क्या करेंगे, सभी परिघटनाओं को जो पढ़ नहीं सकते हैं तो एक ऐसा लॉ है कि जिसके द्वारा क्या हो जाए कि सभी परिघटनाएं क्या हो जाए, एक हो जाए, उसी को बोला जाता है एकीकरण सिद्धांत। तो एक फिजिक्स में एक सिद्धांत इस टाइप का बनाया गया जिससे सारे लॉ एक में ही हो जाए और कम से कम अध्ययन में हमको पूर्ण जानकारी मिल जाए। दूसरा क्या अध्ययन इसी टाइप का बनाया गया, न्यूनीकरण में क्या हुआ कि न्यूनीकरण में हम जो वस्तु का अध्ययन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम कोई यहाँ से एक गेंद लेते हैं, गेंद को क्या किए हैं, मारे यहाँ कोई वस्तु है, उससे जाकर के टकराया, फिर वहाँ से जाकर के पेंडुलम पर टकराया। तो यहाँ से यहाँ की अगर वेलोसिटी हम पूरा देखें या जो है यहाँ इसके द्वारा इस पर कितना टोटल फोर्स लगाया गया, अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो क्या होगा कि हम एक बार यहाँ से यहाँ क्या परिघटना हुई, फिर अगले स्टेप में पेंडुलम के पास जाकर के लगे वहाँ पर परिघटना क्या हुई। तो सारे नियम क्या हो गए, सारे नियम को टुकड़े टुकड़े में अगर बांट करके उसका अध्ययन किया जाए तो वही क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है परिघटनाएं कुछ है ऐसी भौतिक परिघटनाएं हैं जिनका समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन कुछ ऐसी भौतिक परिघटनाएं हैं जो नियम और शर्तों के अनुसार समय में क्या होता है, समय पर नियत रहती है। उसी परिघटना को क्या बोलते हैं, संरक्षित भौतिक राशियां बोलते हैं। जो समय के साथ ऐसी भौतिक राशियां जो नियत तथा शर्तों नियत तथा नियमित शर्तों के अनुसार क्या होती है, नियत रहती है। ऐसी परिघटना जो क्या होती है कि समय के साथ नियत रहती है, ठीक,
वही क्या कहलाती है, भौतिक राशि, हम भौतिक संरक्षित राशि कहलाती है। अब इसमें परिघटना क्या है, परिघटना यही है कि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी परिघटनाएं देखते हैं, तो इनकी संरक्षित क्रिया में अगर हम देखेंगे तो संरक्षित क्रिया में अलग अलग अर्थात जो शर्त है उसी शर्त को संरक्षण के नियम, जो भी आपको बताया कि परिवर्तन, उसमें जो शर्तें हैं शर्तों को संरक्षित रूप से क्या किया गया है, नियम के आधार पर व्याख्या किए गए, इसी को बोलते हैं क्या, संरक्षण का नियम। जो शर्त लागू किए गए हैं नियत समय पर, उसी का अध्ययन अर्थात वो कितने भागों में बांटा गया है नेचर में, वही हम देखेंगे। तो उसमें बांटा गया है, पहला जो लिया गया है ऊर्जा जो है, पहला क्या है, ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण नियम किसी निकाय पर किसी वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य बल, संरक्षी बल हो तो उसका क्या होगा, किसी निकाय पर किया गया कार्य संरक्षी बल हो तो कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है, संरक्षी बल यहाँ पे देखेंगे, संरक्षी बल मतलब कहेंगे कि ऐसा बल जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, वही क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को ऊपर से क्या करते हैं, गिराते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर और जिस बिंदु, मान लेते हैं 2 बिंदु लेते हैं, तो यहाँ पर और यहाँ नीचे, इन दोनों बिंदुओं के बीच एक अंतिम प्रारंभिक पॉइंट और एक अंतिम बिंदु, इनके बीच में कोई जो है उसकी क्रिया पर निर्भर नहीं करता, केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु पर निर्भर करता, वही क्या कहलाएगा, संरक्षी बल कहलाता है। ठीक, तो उसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है। और एक ऐसी क्रिया में पढ़े हैं कि जहाँ ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा वैद्युत आवेश संरक्षण नियम। क्या होता है वैद्युत आवेश संरक्षण नियम, आप कहेंगे कि ऐसा निकाय जिसमें क्या होता है, ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। इसके बाद तीसरा देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम में क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं समीकरण में क्या होता है कि देखते हैं कि दोनों तरफ हम यही करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। तो बैलेंस करना चाहते हैं तो ऐसा जो है आइंस्टीन के अनुसार उन्होंने E = mc², उन्होंने कहा कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही रूप में, मतलब द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो
इसलिए उन्होंने कहा कि जब द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में, तो ये जो द्रव्यमान ऊर्जा, केवल अगर ऊर्जा हटा दें तो द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ जो ऊर्जा निकलती है और द्रव्यमान दोनों का योग जो है क्या होगा, संरक्षित क्रिया में होगा। तो क्या कह रहे थे अभी, आपको बता रहे थे कि समीकरण क्या होता है, दोनों तरफ बैलेंस किया जाता है। तो दोनों तरफ बैलेंस इसलिए किया जाता है कि जिससे उनका द्रव्यमान क्या हो जाए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित हो जाए। तो अगर हम मानते हैं ऊर्जा नहीं द्रव्यमान केवल संरक्षित करें, तो एक पॉइंट उसमें आता है मास डिफेक्ट, मतलब द्रव्यमान क्षति। क्या होगा, अगर ऊर्जा वही जो द्रव्यमान क्षति आती है, वही द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ऊर्जा के रूप में रिलीज होती है। मतलब क्या कह सकते हैं कि अभिकारक के द्वारा द्रव्यमान ऊर्जा और उत्पाद के द्वारा जो द्रव्यमान ऊर्जा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला देखेंगे, चौथा हम देखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण नियम। ये क्या होता है, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, शून्य, तो क्या कहलाता है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम कहलाता है। क्या होगा कि P बराबर जो यहाँ पे जो फोर्स, बाह्य फोर्स लगेगा वह क्या होगा, शून्य। तब हमारा P का आप लोग पढ़े हैं कि P बराबर क्या होता है, mv के, mv क्या हो जाएगा, नियतांक होगा। और जब नियतांक होगा तो मान लेंगे कंडीशन में कि ये दो द्रव्यमान है, m1 तथा m2 है, और दो अलग अलग उनके क्या है, वेग है। तो उस कंडीशन में उनका जो अंतिम और प्रारंभिक कंडीशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, m1 v1 बराबर क्या बनेगा, m2 v2। ठीक, ये कांस्टेंट की स्थिति में प्राप्त होगा। अब इसी तरीके से पांचवा देखेंगे कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या होगा, बस केवल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। क्या करना है, यदि किसी निकाय पर कार्य बल आघूर्ण, क्या कहेंगे, बल आघूर्ण शून्य हो, मतलब बल आघूर्ण किससे प्रयोग करते हैं, टाउ से, बल आघूर्ण शून्य हो तो वह क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहलाता है। टाउ बराबर क्या होगा, 0। ठीक, और टाउ बराबर 0 होगा तो हम इस कंडीशन में जानते हैं कि टाउ बराबर होता है आई ओमेगा। आई क्या है, यहाँ पे जड़त्व गुण है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे आई के लिए आई कंडीशन, आई बराबर हो जाएगा, अगर अलग अलग है कंडीशन तो I1 V1 जड़त्व आघूर्ण आई ओमेगा 1 बराबर क्या होगा, I2 ओमेगा 2। ये कैसे, अगर उदाहरण में देखना चाहें तो ये कहाँ देख सकते हैं, मान लेते हैं किसी डंबल पर क्या करते हैं, अगर कोई जो है डंबल पर खड़े होकर के हाथ फैला करके अपने दोनों बाहों में क्या लिया है, कोई डंबल लेकर के घूम रहा है किसी जो है पहिए पर, कोणीय वेग चक्कर लगा रहा है। ये सारे चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे। चैप्टर लगा रहा है, अचानक वो अपने हाथ को क्या कर ले, मोड़ ले, उसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, अर्थात एकाएक उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि बाह्य बल आघूर्ण, कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो है वेग क्या हो गया, अर्थात वहाँ पे हमारा जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा उस कंडीशन में, और कोणीय वेग क्या हो जाएंगे, पहले की अपेक्षा जो पहले था ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान क्या हो जाएगा उस कंडीशन में बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक, अब इसके बाद अगले चैप्टर में आपको, ये चैप्टर हमारा भौतिक जगत समाप्त हुआ, अगले चैप्टर का अध्ययन हम करेंगे आगे वाले भाग। ठीक, धन्यवाद।